आज हम सर्वांगसम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व आप लोग पढ़ चुके हैं। आज सर्वांगसम क्या है, ठीक है। ये शब्द एक आया है सर्वांगसम। देखिए इसका क्या मीनिंग हो रहा है। सर्व अंग समान। क्या? सर्व अंग समान। सर्व मीन्स सभी, सभी अंग समान। इसका मीनिंग लग रहा है सर्व मीन्स क्या होता है? सभी। अंग मीन्स भाग, हिस्सा और समान। यानी सर्वांगसम का मीनिंग होता है कि जैसा आपका मुंह है हूबहू वैसा ही उसका मुंह है। जितनी बड़ी लंबाई आपकी है उतनी बड़ी लंबाई आप इसका भी है। जितना बड़ा कान आपका है उतना बड़ा ही कान इसका। जरा सा भी छोटा बड़ा नहीं हो तब उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मीनिंग समझे? सर्व अंग समान मीन्स क्या? सभी अंग समान। क्या कोई दिक्कत? अब हम बारी बारी से रेखाखंडों की सर्वांगसमता पढ़ेंगे, फिर कोणों की सर्वांगसमता पढ़ेंगे, फिर वर्गों की सर्वांगसमता पढ़ेंगे, दो वृत्तों की सर्वांगसमता पढ़ेंगे और दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब आ रहे हैं रेखाखंड। क्या ये दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है? नहीं। क्यों? इसलिए कि इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज्यादा है। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए? दोनों की लंबाई समान होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी ये दोनों रेखा क्या है? सर्वांगसम। बात समझ में आ गई? अब एक चीज और देखिए, ABCD ये सर्वांगसम का चिन्ह है, संकेत है। अगर इस ढंग से हम लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि AB और CD क्या है? सर्वांगसम। इस ढंग से अगर हम लिखते हैं, दो लाइन के ऊपर में अगर ये लाइन लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि ये AB और CD रेखा जो है वह क्या है? सर्वांगसम। क्या सर्वांगसम का मीनिंग समझ गए? अब आते हैं रेखाखंड की सर्वांगसमता। देखिए, यदि दो रेखाखंडों की लंबाई, क्या कराएं? ये लंबाई दो रेखाखंडों की लंबाई समान है, यानी दोनों रेखाखंड की लंबाई, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान है तो वे सर्वांगसम होंगे। तब ये दोनों रेखाएं क्या होंगे? सर्वांगसम। अथवा अगर ये दोनों रेखा सर्वांगसम है तो लंबाई बराबर होगी। बात नहीं समझे? अगर लंबाई बराबर है तो क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अगर सर्वांगसम होंगे तो इनकी लंबाई बराबर होगी। बात समझ में आ गया? इसी का ये दूसरे रूप में लिखा है कि यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो वह सर्वांगसम होंगे, या यदि दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है तो लंबाई में क्या होगी? समान होगी। क्या कोई दिक्कत? अब हम आते हैं कोणों की सर्वांगसम। ठीक है, अब देखिए दो कोण बन रहा है, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। क्या ये दोनों सर्वांगसम है? नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी लंबाई समान है। क्योंकि इनकी कोण जो है वह समान माप की नहीं है। एक का है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री। इसीलिए ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। अगर ये भी मेरा, अगर ये कोण मेरा 45 डिग्री का बन रहा है और ये भी कोण अगर 45 डिग्री का बन रहा है तो ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगे। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? सर्वांगसम। अगर दो कोण सर्वांगसम है तो दोनों की माप क्या होगी? बराबर होगी, जैसे इसमें किए थे कि अगर दो रेखाखंडों की लंबाई समान है तो वे सर्वांगसम है। यदि सर्वांगसम है तो दोनों की लंबाई बराबर है। वैसे ही अगर ये दो कोण सर्वांगसम है तो इनकी माप समान होगी।
कहने का दो कोणों की माप यदि समान हो तो वो आपस में सर्वांग-सम होंगे। बात समझ में आ रही है? दो कोणों की माप बराबर हो तो वह क्या होंगे? सर्वांग-सम होंगे। और यदि दो कोण सर्वांग-सम हो तो उनकी माप समान होगी। तो यही आपका ये दो ठो था, रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता और कोणों की सर्वांग क्षमता। अब हम आगे बढ़ेंगे दो वर्गों की सर्वांग क्षमता। दो वर्गों की सर्वांग क्षमता। आप जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। तो वर्ग अगर ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है तो वर्ग की सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर होगी। ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये सभी भुजाएं 4। यदि दो वर्गों की भुजाएं की माप समान, ये 4 है तो ये भी 4 है, तभी ये दोनों क्या होगा? सर्वांग-सम होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इसकी माप अधिक हो जाए, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों वर्ग सर्वांग-सम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये दोनों वर्ग सर्वांग-सम नहीं है। तो दो वर्गों की भुजाएं की लंबाई समान हो, दो वर्गों की भुजाओं की लंबाई क्या है? समान। तो वे आपस में क्या होंगे? सर्वांग-सम। ठीक है। अब हम आते हैं दो आयतों की सर्वांग क्षमता। अब आयत देखिए, एक आयत ये है और दूसरा आयत ये है। ये है 4 सेंटीमीटर भुजा और ये है 5 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर भुजा और ये है 4 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों आयत सर्वांग-सम है? नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि दोनों की भुजाओं की, दो आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों की लंबाई समान नहीं है। अगर ये लंबाई भी समान हो और चौड़ाई भी समान हो तभी ये दोनों आयत सर्वांग-सम होंगे। क्या कोई दिक्कत? दोनों आयत सर्वांग-सम कब होंगे? जब इसकी लंबाई, जितनी लंबाई इसकी है उतनी भी लंबाई इसकी हो, जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी ही चौड़ाई इसकी हो, तब ये दोनों आयत हमको क्या कहलाएंगे? सर्वांग-सम। क्या कोई दिक्कत? अब हम आते हैं दो वृत्त। ये वृत्त के ये बीच में केंद्र होता है और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये क्या है? केंद्र। और ये क्या है? परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। अगर दोनों वृत्तों की त्रिज्या की लंबाई समान हो, अगर इस त्रिज्या की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, तभी ये दोनों वृत्त सर्वांग-सम। चूंकि देखिए आप भी खींचते हो, अगर 5 सेंटीमीटर हम चाप लेके अगर वृत्त खींचेंगे तो ये खींचे, फिर 5 सेंटीमीटर भी लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग-सम हो जाएंगे। तो दो वृत्तों की सर्वांग क्षमता, दो वृत्त सर्वांग-सम होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर, जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी त्रिज्या इसकी है, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांग-सम। हम अब आगे आते हैं त्रिभुज। सबको हम मिटा रहे हैं। अब त्रिभुज हम देखते हैं दो त्रिभुजों के सर्वांग-समता होने के शर्त। ठीक है। देखिए जब दो त्रिभुज बनता है तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण हैं। बात समझ में आ रही है? एक त्रिभुज में एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, तो 3 भुजा को भी ध्यान में रखना है और 3 कोण को भी ध्यान में रखना है, तभी ये दूसरे त्रिभुज से सर्वांग-सम होंगे।
अगर इसका तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो सर्वांग समूह। बात समझ में आया? तो इसको हम तो अगले क्लास में हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी हम बता रहे हैं कि त्रिभुज के जैसे आपने वृत्त पढ़ा, वृत्त में एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि इसकी त्रिज्या समान होगी तो दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे। चूंकि वृत्त में एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए सिर्फ इनके भुजा को लिया गया है क्योंकि कोण दोनों का समान है। एक आयत जो लिया गया है कोण समान है, आयत का कोण 90 डिग्री बनता है, सिर्फ इसकी भुजाओं को लिया गया है। लेकिन एक त्रिभुज में ये शर्त नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज में कई प्रकार के त्रिभुज हैं, तो सभी त्रिभुज को लेना है, तो इसके लिए हमको तीनों भुजा और तीनों कोण को देखना है। तो इसके लिए अभी कुछ हम बता रहे हैं। फर्स्ट इसका त्रिभुज के लिए है, दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने के शर्त में पहला शर्त है एस एस एस। क्या होता है? साइड साइड साइड। सिर्फ अभी थोड़ा सा हम बता रहे हैं। साइड का अर्थ होता है भुजा, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। दूसरा होता है इसका एस ए एस। पहला आप क्या देखिए, भुजा, दो त्रिभुज की भुजा बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। हल्का काम बता रहे हैं, फिर इसका डिटेल्स, चूंकि ये जो है आपको अभी से लेकर के और 10th तक में ये सब ये जो है ट्रायंगल के सर्वांग सम होने के शर्त पूछे जाते हैं। एस एस क्या है, इस पर थ्योरम भी रहता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तदनुसार दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर। तो अभी हम फिर दूसरा शर्त है एस ए एस। ये हो गया साइड एंगल साइड एंगल साइड। ANGL एंगल। तीसरा होता है दो भुजा और एक कोण। विस्तृत हम इसके लिए हम एक अलग से क्लास लगाएंगे, इसमें बहुत विस्तृत बताना है। तीसरा है ASA एंगल साइड एंगल, ठीक है। चौथा है RHS राइट हाइपोटेनस साइड। इसका हिंदी नहीं लिखे क्या, ये हो गया भुजा कोण और भुजा। एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। तो ये हो गया कोण भुजा कोण। और तीसरा होता है RHS राइट हाइपोटेनस RIGHT राइट हाइपोटेनस HYPOTENOUS हाइपोटेनस साइड। राइट मीन्स होता है समकोण। राइट मीन्स क्या होता है? समकोण। हाइपोटेनस मीन्स होता है कर्व, और ये साइड मीन्स भुजा। बात समझ में आ गई? तो बस इसको आपको कोई थोड़ा सा ध्यान देना है। SSS SAS ASA और RHS, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम